अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हम पढ़ रहे थे प्रेशर इन द प्रीवियस लेक्चर और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और सो फार हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। और हमने डिटेल में डिस्कस किए डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा टॉपिक 5.1 विच वॉज गैसियस स्टेट। जी हाँ, और उसमें हमने स्टार्ट किए हैं उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस स्टेट, और वो प्रॉपर्टीज थी डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर। हमने देखा कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, और उसको मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ ही साथ हम रिमेनिंग टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर्स को भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज होंगी कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये प्रेशर की ही कोई फॉर्म होगी, लेकिन कौन सा प्रेशर? सो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सराउंडिंग्स, ऑन द ऑब्जेक्ट्स, वो होगा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। जैसा कि हमने देखा था कि हम बैरोमीटर यूज करते हैं टू मेजर प्रेशर, और उसमें हम मर्करी को यूज करते हैं। सो फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट ये डेफिनेशन डिराइव की गई है। नाउ इट इज अ सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट एट सी लेवल। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको हम लिखते हैं mm ऑफ Hg। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में या फिर एग्जाम्पल्स में सोल्यूशन जहाँ पे भी करना पड़ेगा और प्रेशर की वैल्यू आप मेंशन करेंगे, सो यू नीड टू मेंशन दिस यूनिट एग्जैक्टली लाइक दिस, mm ऑफ Hg। Hg इज द सिंबल फॉर मर्करी, जिसमें H होता है कैपिटल और G होता है स्मॉल। अब प्रेशर का एक और यूनिट भी है विच इज टॉर, एंड 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर। सो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। और अगर हम देखना चाहें रिलेशनशिप बिटवीन ATM एंड टॉर, तो वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी इक्वल टू 760 टॉर। लेकिन रुकिए, याद करें प्रीवियस लेक्चर ऑफ प्रेशर। हमने देखा था कि प्रेशर का तो यूनिट ही पास्कल होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो जब हम फॉर्मूला की मदद से यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल। और यहाँ हम मुख्तलिफ यूनिट पढ़ रहे हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक, जैसे कि टॉर, जैसे कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आखिर इनका पास्कल से क्या रिलेशन है? सो 1 atm इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चूंकि जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं उतने ही पास्कल होने वाले हैं, सो वी कैन से दैट 1 atm इज इक्वल टू 101,325 pascals. And you need to remember this thing that
पास्कल हमेशा PA से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच P इज कैपिटल एंड A इज इन स्मॉल लेटर। और चूंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है हुज नेम वाज पास्कल, तो इसीलिए इसका सिंबल भी कैपिटल P से स्टार्ट होगा। ये तो थी बात कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर आप इसे आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें, सो आप और मैं, हम जिस जगह भी बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारा एटमॉस्फेयर है, एंड इन आर सराउंडिंग, इन आर एटमॉस्फेयर देयर आर अ लॉट ऑफ गैसेस, और हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सो आखिर वो गैसेस चाहे किसी कंटेनर में इनक्लोज नहीं है, लेकिन आखिर वो इस हमारे इर्द गिर्द इस सारी सराउंडिंग में मौजूद हैं, तो वो गैसेस अपनी सराउंडिंग पे कोई प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। जी हाँ, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो सी लेवल पे होगा। अगर आप सी लेवल से अप या डाउन जाएंगे, व्हेन से अप फ्रॉम सी लेवल मतलब आप किसी हिल स्टेशन में चले जाएं जो कि सी लेवल से अबव चला जाएगा, तो प्रेशर इज गोइंग टू बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ द हाइट। रीजन उसका ये है कि जब आप हाइट पे जाएंगे तो आपसे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हैं, वो भी कम हो जाएंगी। तो कम होने की वजह से वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। सो एट द हाइट अबव द सी लेवल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जी हाँ, और अगर आप बिलो द सी लेवल जाएंगे तो गैसेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एंड फॉर दैट पर्पस होगा क्या, प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द टर्म विच इज यूज्ड एट सी लेवल। सो ये कंफ्यूजन आप कभी भी नहीं करेंगे। जब भी हम कैलकुलेशंस में गैसेस का प्रेशर लिखते हैं तो मोस्टली उसके लिए हम ATM यूज करते हैं, यानी कि हम उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे होते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज रिटन एज टॉपिक 5.1.4, and this property is compressibility. When we were discussing the basic properties of solid, liquid and gas, we studied a lot of different properties, but we didn't mention compressibility over here. But we did discuss few properties which would be applied over there. हमने वहाँ पढ़ा कि there is a particle theory, kinetic particle theory, and according to that theory the gas particles, they are moving but there are spaces between them. जब हम उनकी पार्टिकल डायग्राम की बात करें, जब हम उनकी पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें, सो उनके दरमियान में होती हैं कुछ स्पेसेस। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं वीक। सो इन दो पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे फॉर कंप्रेसिबिलिटी। अगर देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्रेस, सो कंप्रेस का मतलब है प्रेस समथिंग, स्क्वीज समथिंग, या आप कह सकते हैं कि फ्लैटन समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर, कि जब आप किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करें और वो फ्लैट हो जाए, यानी कि आप किसी तरह उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर सकें, सो उससे हम कहते हैं कंप्रेस हो गई है वो चीज, यानी कि प्रेस हो गई है, उसका साइज कम हो गया। अगर आप अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को या अपने टेबल पे पड़ी हुई किताब को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या आप कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उस किताब को प्रेस करें, कंप्रेस करें और किसी छोटी पॉकेट में डाल लें? इज इट पॉसिबल? क्या आप उसे जिस मर्जी छोटी सी चीज में कैरी कर सकें? यकीनन नहीं, बिकॉज किताब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टीज कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर and there are no spaces between the particles. So अगर particles के दरम्यान में जगह ही नहीं है तो आप उसे compress कैसे करेंगे? आप उसे किसी छोटी जगह पे adjust कैसे करेंगे? अगर आप अपने हाथ में पकड़े पेन की या मेरे हाथ में पकड़े इस रिमोट की बात करते हैं, so ये भी solids हैं, और you can say that solids cannot be compressed. लेकिन हम पढ़ रहे हैं properties for gases, and we know that there are a lot of spaces between the molecules of the gases. Gases के particles के बीच में तो बहुत जगह होती है। So if you try to compress gases, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस जगह को reduce कर सकते हैं। Reduce करने से होगा क्या? The particles they are going to come together. So gases they are highly compressible. और अब आपने फोकस करना है इसकी रीजन पे।
दे आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं खाली जगह। एंड व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड तो होगा क्या, द मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, और जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या वो उतना ही वॉल्यूम घेरेंगे? यकीनन नहीं। सो दे विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन अनकंप्रेस्ड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आजादाना छोड़ दिया जाए, सो दे आर गोइंग टू कवर मोर वॉल्यूम, और चूंकि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं तो वो एक दूसरे को होल्ड नहीं करते स्ट्रांगली। सो हम करते क्या हैं, वी कैन ईजिली कंप्रेस द गैस पार्टिकल्स बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, और यही प्रॉपर्टी काम आती है गैसेस को सिलेंडर वगैरह की फॉर्म में भरने में भी। जी हाँ, आप गैसेस को कंप्रेस करके छोटी सी छोटी चीज में भी फिट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एक मिनिमल वॉल्यूम जरूर रिक्वायर्ड होता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, which is written as topic 5.1.6 and this property is named as mobility। नाम से ही पता चलता है मोबिलिटी शायद वर्ड निकला हो मोबाइल से, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। सो मोबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव, किसी चीज के मूव करने की एबिलिटी को हम कहेंगे मोबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मोबिलिटी तो आंसर बहुत सिंपल होने वाला है कि मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं मोबिलिटी को एज अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, यानी कि ये गैस की एक टिपिकल प्रॉपर्टी है, एक खास प्रॉपर्टी है जो शायद सॉलिड और लिक्विड उस तरह से पोजेस ना करें। सो आखिर गैसेस में मोबिलिटी क्यों पाई जाती है, इसके लिए भी आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ी थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्टेट्स ऑफ मैटर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम चैप्टर। सिंस गैस मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, हर वक्त वो मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी हर वक्त पार्टिकल्स मूव करते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही मूव करते हैं, लेकिन चूंकि गैसेस के इन बिटवीन जगह ज्यादा होती है और गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इज हाईएस्ट इन गैसेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस में ये सबसे ज्यादा होने वाली है। सो द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Why? Because they possess kinetic energy, high kinetic energy। चूंकि गैसेस में एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, सो मोबिलिटी भी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो किसी चीज की मूवमेंट की वजह से हो। सो अगर हम कह रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सो उससे हमें यह पता चलेगा कि उनकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आखिर ये मोबिलिटी हमें चाहिए क्यों? मोबिलिटी एक बहुत बड़ी वजह है टू मिक्स अप थिंग्स। अगर आप अपने कमरे में इर्द गिर्द देखें तो जहाँ पे टेबल पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा, जहाँ पे चेयर पड़ी है वहीं पे पड़ी रहेगी, और अगर आप एक किताब किसी टेबल पे रखेंगे तो वो भी वहीं पे ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसे खुद उठा के दूसरी जगह नहीं रखते। वाई? क्योंकि उन चीज़ों के पार्टिकल्स दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, वो कोई मोबिलिटी शो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने जितनी भी मिसालें दी हैं वो सारी थी सॉलिड्स की, और सॉलिड के पार्टिकल्स तो होते हैं टाइटली पैक्ड, सो वो तो मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो आप अगर अपने रूम के एक कॉर्नर में एक स्प्रे करते हैं, वो परफ्यूम हो सकता है, वो एयर फ्रेशनर हो सकता है, वो कोई मॉस्किटो रिपेलेंट हो सकता है, कोई भी स्प्रे अगर आप यूज करते हैं तो वो बहुत जल्द आपकी पूरी की पूरी एयर में मिक्स हो जाएगा। यानी कि आप कह नहीं सकेंगे कि कमरे के इस कोने में एयर फ्रेशनर है और एक कोने में परफ्यूम है और एक कोने में मॉस्किटो रिपेलेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते हैं और मूव करते करते वो मिक्सअप हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स के अंदर, और इससे बनता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। हम क्यों कह सकते हैं कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है?
एयर है ना एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें डिफरेंट गैसेस दे आर मिक्स्ड अप टुगेदर। मैं नहीं कह सकती कि मेरे सामने ऑक्सीजन है या मेरे सामने कार्बन डाइऑक्साइड है, ना फील करने से ना टच करने से, आई जस्ट कैंट से इट। व्हाई? द रीजन इज all of these gases they are mixed up. This is because of this property of gases which is called as mobility. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ which is density of gases. इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वर्ड डेंसिटी का मतलब। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर मास कितना वॉल्यूम घेर रहा है उसकी रेशो आप बताते हैं डेंसिटी से। अगर कोई चीज हल्की है और वो ज्यादा जगह घेर रही है तो मतलब उसकी डेंसिटी लो होने वाली है, और अगर कोई चीज हैवी है और कम जगह घेर रही है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कॉइन लें, एक सिल्वर का कॉइन, और साथ आप लें एक प्लास्टिक का कॉइन, तो सिल्वर का कॉइन और प्लास्टिक का कॉइन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर आप सेम साइज के कॉइन ले रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम होगा, लेकिन अगर आप वेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस आप उसको मैस बोलेंगे, तो अगर आप उसका मैस कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा डिफरेंट। मेटल के लिए मैस ज्यादा होगा, वो हैवी होगा, और प्लास्टिक के लिए मैस कम होगा। तो अगर आप उसकी मैस टू वॉल्यूम रेशो फाइंड करते हैं, हम डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं D इज इक्वल टू M ओवर V से। M स्टैंड्स फॉर मैस एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। सो अगर हम उसकी मैस टू वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो जिस चीज का मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। और डेंसिटी का मतलब ये डिसाइड करना है कि हाउ हैवियर एन ऑब्जेक्ट इज, कोई चीज कितनी भारी है ये उस चीज की डेंसिटी डिसाइड करेगी। अब ये तो हमने समझा है मतलब डेंसिटी का, लेकिन यहां हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ गैसेस। सो गैसेस की होती है डेंसिटी लो। अब इस मिसाल से मैंने आपको मिसाल दी थी एक प्लास्टिक और एक मेटल की, जिसमें दोनों सॉलिड्स थे और फिर भी पार्टिकल्स दे वर क्लोज इनफ टू गिव सम मास। लेकिन अगर आप बात करें गैस की तो रिमेंबर गैस के पार्टिकल्स तो होते हैं बहुत दूर दूर, सो उनकी डेंसिटी क्या होगी? इट वुड बी लो। सो गैसेस दे हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, and it is due to the light mass and more volume. हो सकता है कि 1 kg गैस आप लेके आए और सिलेंडर से जब वो गैस रिलीज हो तो वो पूरे कमरे में फैल जाए, तो 1 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द होल रूम, तो वो वैल्यू कितनी कम बनेगी। सो कितनी कम बनेगी उसका अंदाजा मैं आपको दे देती हूँ कि डेंसिटी ऑफ गैसेस इज 1000 टाइम्स लेसर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो क्या लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी और गैसेस की डेंसिटी को आप सेम यूनिट में मेजर कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल होगा? लिक्विड्स और सॉलिड्स इनकी डेंसिटी के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो बहुत कम वजन रखेंगी, तो हम इसके लिए ये यूनिट यूज नहीं कर सकते, ये यूनिट काफी बड़ा हो जाएगा। सो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं ग्राम्स पर DM क्यूब, और DM क्यूब और CM क्यूब में है 1000 का रिलेशन, और सॉलिड और लिक्विड से डेंसिटी ऑफ गैस है 1000 टाइम लेसर, तो इसीलिए उसका यूनिट भी उसी हिसाब से छोटा डिसाइड किया जाएगा। अब अगर बात करें कि डेंसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो यहां मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जब आप गैस को करेंगे कूल, यानी कि आप करेंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज, सो टेम्परेचर डिक्रीज करने से बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स आर गोइंग टू कम क्लोजर, और अगर पार्टिकल्स क्लोज आएंगे सो देयर वॉल्यूम वुड बी डिक्रीज्ड, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी हो जाती हैं। और इसकी मिसाल लेते हैं कि एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1.4 ग्राम पर DM क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे
डेंसिटी की वैल्यू है फॉर ऑक्सीजन 1.4। लेकिन जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और इसको ले जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, सो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी बिकम्स 1.5 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। यानी कि टेम्परेचर आपने 20 डिग्री लेस किया और डेंसिटी की वैल्यू 0.1 बढ़ गई। सो यू कैन clearly state the relationship between density and temperature. If you decrease the temperature, density increases, because by decreasing the temperature, volume decreases as well. So students, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप की हैं all the properties of gaseous state, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और साथ ही साथ कंप्रेसिबिलिटी को समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और मोबिलिटी को और उसकी कॉजेज को, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेस में डिफरेंस क्या होता है और उनका यूनिट मुख्तलिफ क्यों होता है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।